प्रेतनी का साया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। मेरा नाम सुधा है, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। मेरी शादी शाम नगर में हुई थी, पर शादी के 1 साल बाद ही मेरा तलाक हो गया था। उसके बाद तो मुझे अपने माता पिता के घर पर ही रहना पड़ा। सरकारी टीचर होने के कारण कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। जो समय बचता उसे समाज सेवा कार्यों में लगाती। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं की सहायता में कार्यरत एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। शादी टूट जाने के बाद कोई औरत खुश तो नहीं होती, पर शादीशुदा रहकर अत्याचार सहने से कई ज्यादा अच्छा है अकेले रहकर शांति से जीवन बिताया जाए। मैं भी ऐसा ही जीवन जी रही हूँ। मैं आज उस खतरनाक राज के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा तलाक हुआ। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आ जाता था तब वो अजीब इंसान की तरह पेश आने लगते और उनकी आवाज भी भारी हो जाती। मुझे लगता था कि शायद गुस्सा होने पर ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। उनके उस भयानक बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात की बात है, मैं और मेरे पति सोए हुए थे। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोले जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें जगा दिया, उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में ये सब तुम क्या बड़बड़ा रहे थे। पति ने बात टालने की कोशिश की। वो बिना सफाई दिए सोने लगे। मैंने उनसे फिर से वही सवाल दोहराया। तब उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने मुझे एक पड़जड़ दिया। ये पहली बार हुआ था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान ली कि अब इस राज का पता लगा कर रहूंगी। अगले दिन सुबह मैंने अपनी सास को अपने पति की कसम देकर सारे राज उगलवा लिए। मुझे मेरी सास से मालूम पड़ा कि हमारी शादी होने से पहले मेरी पति की एक और जगह सगाई हुई थी, पर 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट गई थी। सगाई टूटने के गम में उस लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती रहती है। सासू जी ने पहले हुई घटना का कुछ विवरण भी सुना दिया। ऐसे मामलों में दूसरे परिवार की लड़कियां देते नहीं, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैंने अपने पति से खूब झगड़ा किया। मैंने तलाक लेने का मन बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा राज उसने मुझसे छुपाकर हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मेरे पति ने मुझे जगाया और अचानक मुझसे कहा कि बेडरूम से बाहर निकल जाओ। उस वक्त उसकी आंख लाल लाल थी और वो ऐसे मेरी ओर देख रहा था जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं इस वक्त विरोध किया तो वो मुझसे मारपीट पर उतर आएगा, इसलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी की बात करने की आवाजें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, चूंकि वहां मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था। मैंने फौरन ही हॉल से जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे दिखा कि हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठे मेरे पति बेतहाशा रोए जा रहे थे। साथ ही पास खड़ी एक परछाई से बात कर रहे थे।
ये सब देखकर मेरा सिर चिकरा गया। मैंने तुरंत अपनी सास और ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बाहर आ गए। मेरे देखे जाने वाले दृश्य को बताने पर सारी बातों से मुकर गए, मुझे झूठी ठहरा दिया। बुरी बात ये हुई कि मेरे सास ससुर ने भी मुझे झूठा कहा, अपने बेटे का पक्ष लिया, यहाँ तक कि कहा कि मैं उनके बेटे पर झूठा आरोप लगा रही हूँ, जबकि मेरी सासू जी उन सब बातों से साफ मुकर गईं, जो अपने बेटे के बारे में उन्होंने मुझे बताई थी। मेरी बातों को सफेद झूठ का मनगढ़ंत कहानी बताया। साथ ही ससुर ने ये भी कह दिया कि अगर इस घर में नहीं रहना तो शौक से अपने माता पिता के पास चली जाओ। अगले ही दिन मैंने अपने माता पिता के घर गई, उन्हें सारी घटना बताई। मेरे पापा और मेरी माँ मुझे लेकर एक ओझा बाबा के पास गईं। फिर हमने उन्हें ये सब बात बताई तो उन्होंने चौंकने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वो अपने पति और ससुराल वालों से शस्त्र होकर मरी है। वो लड़की बदला लेने के लिए उस घर में प्रेतनी बनकर मंडला रही है। आपके पति के शरीर, मन और दिमाग पर उस प्रेतनी का पूरा कंट्रोल है। वो कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया। उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज जिंदा हूँ, सलामत हूँ। चूंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे धोखेबाज पति और उनकी भूतपूर्व मंगेतर के लफड़े में मैं कहीं जान न गवा दूं। यहाँ ये भी बताना आवश्य है कि तलाक के मामले में मेरे ससुराल वालों ने किसी तरह की कोई अड़चन न लगाई थी। जैसा मैं चाहती थी कि उनसे छुटकारा पालूं, वैसे ही वो भी चाहते थे कि मुझसे वो छुटकारा पा जाए। ऐसे चाहने के पीछे अवश्य की दूरअंदेशी यही रही होगी कि वो इस बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहते थे कि उनके बेटे पर किसी प्रेतनी का साया है। 6 महीने के बाद मैं स्कूल की छुट्टी के बाद जब बस स्टैंड पर खड़ी थी, बस का इंतजार कर रही थी, जिससे मैं घर से स्कूल और स्कूल से घर आती जाती थी, कि अचानक बबलू ने अपनी स्कूटी मेरे सामने रोकी। आप, उसने चौंकती हुई आवाज से कहा और फिर स्कूटी स्टैंड कर मेरे करीब आ गया। अब मैं आपका बबलू से परिचय करवाती हूँ। वो मेरे भूतपूर्व पति का ममेरा भाई है। जब मैं ससुराल में अपने पति के साथ थी तो मुझे भाभी कहकर बुलाता था। उसका अक्सर घर आना जाना था। स्टूडेंट लाइफ में था। मेरे पति और मुझसे कई वर्ष कम उम्र का था। दूसरे शब्दों में वो अभी जवान था। उस समय उसकी उम्र अनुमात 18 साल की होगी। उसके रिश्ते के भाई से विवाहित संबंध विच्छेद होने के बाद मैं उसके लिए भाभी के बजाय आप हो गई थी, जो उचित ही था। कहो बबलू, सब कुशल तो है? बबलू के करीब आने पर मैंने औपचारिकता के नाते शामिल स्वर से पूछा। बबलू भी समझ गया कि मैं किसी कुशल पूछ रही हूँ। उसने एक धीरे दुख भरी सांस लेकर कहा, कुछ भी कुशल नहीं। उसने अपने सारे मने भावों को एक कर कर कहा। आपके उस घर से आ जाने के बाद भाई साहब सख्त बीमारी के शिकार हुए। वो बहुत तकलीफ के दिन काट रहे हैं। दिनों दिन शरीर कमजोर होता जा रहा है। कोई दवा इलाज काम नहीं आ रही। ओजाई और तांत्रिक भी घर वाले करा करा कर अब हार मान चुके हैं, पर उन पर जो भी ऊपरी साया है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है प्राण लेकर ही छोड़ेगा। ओह,
ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से दुख भरी गहरी सांस निकल गई। मेरी बस आ गई थी। मैं बस पर सवार हुई और हाथ हिलाकर बबलू को बाय कहती रही और घर वापस आ गई। एक हफ्ते के बाद बबलू मुझे मेरे बस स्टैंड पर मेरा इंतजार करता हुआ मिला। आपका इंतजार में मैं यहाँ रुका हूँ। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस ऊपरी साए ने उनकी जान ले ली। उसकी आवाज में एक गहरा दुख था और वो हताश होकर वहां से चला गया। मैं ठीक सी देर तक सोचती रही, ये कैसा नीति का खेल है। ऊपरी साया भी क्या ऐसा मौत का खेल खेल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।